गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th की जो ज्योग्राफी जो है वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर आज जो है 5 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में चर्चा करी थी। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इससे पहले दोस्तों हमने बात करी थी प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ थी, यानी कि प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ थी वो हम डायरेक्ट नेचर से चीज़ों को गैदर करना अपने आप में प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती थी। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट से हमने चीज़ों को गैदर किया और उनको डायरेक्ट यूटिलाइज कर लिया, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़। बट सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ होती है उनको हम कंसिडर करते हैं कि प्राइमरी, यानी कि हमने नेचर से रिसोर्सेज को कुछ लिया और उसको कुछ ना कुछ रिफॉर्म करके वैल्यूएबल जो है प्रोडक्ट बना दिया। यानी कि नेचर से हमने कोई रॉ मटेरियल लिया और उसको वैल्यूएबल रेट के ऊपर हमने उसको सेल कर दिया। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। यानी कि नेचर से रिसोर्सेज लेते हैं, उसको कुछ मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्म करके हम उससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखना कि ऑल इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, चाहे फिर क्वार्टनरी हो, उनका अपने आप में रिसोर्सेज को सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज करना अपने आप में सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेसिक पर्पज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। यानी कि इसका बेसिक मीन्स क्या होता है कि हम नेचर से जितना भी रॉ मटेरियल लेते हैं उनसे हम क्या करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उनसे वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट बनाते हैं। वो सभी की सभी एक्टिविटीज़ किस में शामिल होंगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होंगी। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे हम कॉटन जो है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कपास। अब कपास जो है अपने आप में एक रॉ मटेरियल है जिसको हम एग्रीकल्चर के थ्रू जो है ग्रो करवाते हैं या फिर उसको पैदा करते हैं। तो अब हमने कपास का या फिर कॉटन का क्या किया, उससे हमने उसको प्रोसेस करके उससे धागे बना लिए और धागे बनाकर हम क्या कर सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, मेकिंग दी क्लॉथ्स। तो यहाँ पे कॉटन अपने आप में रॉ मटेरियल था, उसको यूटिलाइज किया, प्रोसेस करके हमने उससे क्या बना लिया, एक वैल्यूएबल क्या बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया। ये अपने आप में सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि आपको समझ नहीं है तो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल और देख सकते हो, आयरन ओर। आयरन ओर होता है कच्चा लोहा। कच्चे लोहे से कच्चा जो लोहा होता है उसको डायरेक्ट हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे थोड़ा सा उसको, और फिर उसको कन्वर्ट करके हम क्या बना लेते हैं, स्टील बना लेते हैं। स्टील बनाकर जो है ना, हम उससे वैल्यूएबल मशीन्स और टूल्स बना सकते हैं। आपने अपने घर पे भी बहुत सारी ऐसी मशीन्स या टूल्स देखे होंगे जो लोहे के बने होते हैं। जैसे आप रसोई के अंदर जितने भी जो खाने के बर्तन होते हैं वो सारे किससे बने होते हैं, लोहे और स्टील से बने होते हैं। तो ये अपने आप में जो थालियाँ कटोरियाँ जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं, आयरन ओर से। तो हमने क्या किया, जो रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, हमने नेचर से ले लिया। ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा क्या किया, मॉडिफाई किया, ट्रांसफॉर्म किया, और फिर उसको हमने मार्केट में प्रोसेस करके मार्केट में वैल्यूएबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बनाकर सेल कर दिया। ये अपने आप में सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है। यानी कि नेचर की चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना ही सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहलाता है। अब आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होती हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ों को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अंडरलाइन कर सकते हो। इसके अंदर हम बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन का काम शामिल करते हैं। अब तीनों चीज़ों का यहाँ पे एक बार जो है ना बेसिक जो मीनिंग होती है वो समझ लेना। मैन्युफैक्चरिंग जो है, पहला वर्ड जो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उससे ह्यूज क्वांटिटी के ऊपर चीज़ों को प्रोड्यूस करना, इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। जैसे आप घर के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हो, जैसे फ़ोन हो गया, ठीक है, चप्पल हो गई, कपड़े हो गए, गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, बाइक्स हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बनती हैं। बाइक्स हो गई, फ़ोन हो गए, ठीक है, और भी चीज़ें आप जो है वो घर पे यूज़ करते हो। तो जो प्रोडक्ट आप क्या करते हो घर पे यूज़ करते हो वो कहाँ बनती है, हम क्या करते हैं,
अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जो कस्टमर होते हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ों को ह्यूज क्वांटिटी के ऊपर बनाते हैं, उसी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। यानी कि चीज़ों का निर्माण करना बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े स्केल के ऊपर, उसी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विनिर्माण। विनिर्माण यानी कि चीज़ों का निर्माण करना बहुत ही क्वांटिटी के ऊपर, उसी को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। दूसरा जो काम होता है प्रोसेसिंग, हम क्या करते हैं उनको बनाने के बाद प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करना यानी कि कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, ये अपने आप में एक प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, ये चीज़ें भी हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल करते हैं। यानी कि चीज़ों को उत्पादन कर लिया, उनको उनकी पैकेजिंग हो गई, सप्लाई हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेसिंग के अंदर शामिल होती हैं। इसके अलावा जो है एक होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जैसे आप कंस्ट्रक्शन के नाम से आते ही आप समझ जाते हो, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसके अंदर शामिल होती हैं, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना, ये सारी चीज़ें यानी कि चीज़ों का निर्माण करना बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के ऊपर, इसको भी यानी कि यहाँ पे जो है ना बहुत चीज़ों को हम जैसे माइनिंग का काम करते हैं, फॉरेस्ट को काटने का काम हो गया, या फिर रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बना ली, ठीक है, या फिर हम सीमेंट वगैरह से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शामिल की जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने बहुत बड़े हम क्या करें, एक बहुत बड़ा हाईवे बना रहे हैं दिल्ली से लेकर मुंबई तक, तो ये अपने आप में क्या शामिल हो गया, एक कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया, ये भी किस में शामिल होगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप के फॉर्म बनाकर रॉ मटेरियल को यूज़ करके चीज़ों को बनाना, ठीक है, माइनिंग का काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का ही पार्ट मानी जाती हैं। अब दोस्तों हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मीनिंग्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड हाउ टू इट्स प्रोसेसिंग एंड व्हाट मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो स्टार्ट करते हैं पहले ही टॉपिक से, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। अब दोस्तों जिसको हम बोलते हैं विनिर्माण, ये अपने आप में मैंने आपको बता दिया कि चीज़ों को हम ह्यूज क्वांटिटी के ऊपर जब बनाते हैं दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को हाथ से छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़े जहाज़ तक जो भी चीज़ें हम किसी फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। पहले तो दोस्तों क्या होता था, जो मैन्युफैक्चरिंग किसको बोलते थे कि जो चीज़ हाथ से बनाई जाती थी उसी को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता था। बट आजकल जो है मशीन्स यूज़ की जा रही हैं, मशीन्स यूज़ की जा रही हैं, तो आज जितनी भी प्रोडक्ट्स जो मशीन से यूज़ किए जाते हैं वो सारे किस में शामिल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप सभी को पता है कि हाथ से बनाए जाने वाले जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फुली अरे ऑफ द प्रोडक्शंस फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट टू मोल्डिंग आयरन एंड स्टील एंड स्टैंपिंग आउट द प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलिंग डेलिकेट्स कंप्यूटर कंपोनेंट्स और स्पेस व्हीकल्स। यानी कि हम छोटी से छोटी चीज़ों को हम देखें, कंप्यूटर की कंपोनेंट्स मान लो, या फिर आयरन जो और होता है उसको मोल्डिंग बनाकर स्टील बनाना, या फिर प्लास्टिक टॉयज हो गए, ये सभी के जितने भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जितनी भी चीज़ों को हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में शामिल होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होती हैं। कहने का बेसिक पर्पज़ यही है कि छोटी सुई से लेकर बड़े जहाज़ तक कहाँ पे बनाए जाते हैं, कहाँ पे उनको ह्यूज क्वांटिटी के ऊपर बनाया जाता है। जैसे प्लास्टिक टॉयज होते हैं, चाइना जो है बहुत लेवल के ऊपर प्लास्टिक टॉयज बनाता है और वर्ल्ड के अंदर हर जगह सप्लाई करता है। तो वो उनकी क्या है, छोटी छोटी यूनिट लगी हुई होती हैं, वहाँ पे इन टॉयज़ को बनाया जाता है और पूरे मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाता है। अब प्लास्टिक टॉयज़ के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, प्लास्टिक। सिंथेटिक जो जिसको बोलते हैं डॉट्स वगैरह, या सिंथेटिक जो होता है दाना जिसको बोला जाता है, उससे जो है वो रॉ मटेरियल होता है इसके लिए। तो उससे जो है प्लास्टिक टॉयज बनाकर चाइना क्या करता है, ह्यूज लेवल के ऊपर वो चीज़ों को बनाता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई करता है। तो वो किस में शामिल होगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, जैसे इंडिया जो है सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। इंडिया की जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा जो है ह्यूज लेवल के ऊपर सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाए जाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या बनाते हैं हम, कंप्यूटर कंपोनेंट्स। वहीं पे बात करें
जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया अमेरिका के अंदर, सिलिकॉन वैली के अंदर, तो वहाँ पे क्या बनते हैं, हार्डवेयर के वेरियस टाइप के टूल्स बनते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सप्लाई होते हैं। तो वो जो चीज़ों को हम बनाते हैं जीरो से लेकर ऊपर तक, वो चीज़ों को जो बनाने का जो अपने आप में एक प्रोसेस होता है, और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, चीज़ों को बनाना। इसको हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण, यानी कि चीज़ों का निर्माण करना, अपने आप में चीज़ों का निर्माण करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन, चीज़ों का बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें पावर की नीड होती है। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे सेटअप करते हैं, यानी कि हम जहाँ पे, एक तो हमारा पर्पज़ क्या रहेगा, हम मास प्रोडक्शन करेंगे। तो मास प्रोडक्शन करेंगे तो हमें स्पेशलाइज्ड जो लेबर होती हैं, जो कुशल स्किल्ड जो लेबर होती है, उसकी नीड होती है। ठीक है, और फिर जो फैक्ट्री सेटिंग होती है उसके लिए वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज जो कोमोडिटीज़ जो होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको हम फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं। अब दोस्तों हम बात करें आधुनिक, यानी कि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, इसके अंदर जो है ना, जैसे यहाँ पे बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद द मॉडर्न पावर एंड मशीनरी। आज जितनी भी चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो मशीनरी के थ्रू जो है वो बनाई जाती हैं। आप देखते हो जैसे एप्पल की जो टेस्ला क्या है, अपने आप में एक यानी कि इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल है। तो वहाँ पे उनका जो मास प्रोडक्शन है अमेरिका में किया जाता है, और वहाँ से मास प्रोडक्शन करने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो उनको सप्लाई की जाती हैं। लेकिन जो टेस्ला जो कारें बनाई जाती हैं, वो किन के थ्रू बनाई जाती हैं, ऑटोमेशन जो मशीनरी होती है उनके थ्रू जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काम करती हैं, वो आजकल मशीनरी के थ्रू जो है ना, वो चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। हम बात करें जैसे मोस्ट ऑफ दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जैसे वर्ल्ड की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ किनको माना जाता है, जो अपने आप में अंडर डेवलप्ड हैं, यानी कि जिनका विकास नहीं हुआ, अविकसित देश जिनको बोला जाता है। ठीक है, जैसे अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर शामिल करते हैं। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर को हम देख सकते हैं, लेकिन अपने आप में वहाँ पे भी हम अपने आप में पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ काम तो जो है हाथों के द्वारा होता है, हाथों के द्वारा जो है ना, यानी कि मैन मेड होता है वो, और कुछ काम जो है मशीनरी के थ्रू होता है। तो यहाँ पे इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू प्रेजेंट ए फुल पिक्चर, यानी कि यहाँ पे ये डिफ़िकल्ट है प्रेजेंट करना कि अपने आप में वहाँ पे फुली जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व लेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और प्रोडक्शन, तो हम इसके अंदर क्या शामिल कर सकते हैं कि जो औद्योगिक क्रियाएँ होती हैं, चीज़ों को बनाने का जो काम होता है, इस पे अधिक बल दिया जाता है, और इसमें उत्पादन में कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान करनी है कि चीज़ों को हम ह्यूज लेवल के ऊपर बनाते हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। अब दोस्तों हम इनकी कुछ विशेषताएं देखने की कोशिश करते हैं कि जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़े बड़े यूनिट हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे आप टेस्ला का नाम जानते हो, मारुति हो गया, सुजुकी हो गया, ठीक है, और भी वेरियस टाइप की, जैसे बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल्स जो फैक्ट्रीज हो गई, या फिर जैसे किसी भी सेक्टर के अंदर चीज़ों को ह्यूज लेवल के ऊपर हम बनाते हैं, तो जो मॉडर्न लार्ज स्केल की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं जो वर्कर्स काम करते हैं उसके अंदर अपने आप में कौशल की रिक्वायरमेंट होती है, जो लेबर होती है, मशीनरी होती है, जो यूनिट जहाँ पे भी हम सेटअप करते हैं, तो अपने आप में वो स्किल्ड होनी चाहिए। स्किल की जो है यहाँ पे नीड काफ़ी पड़ती है, यानी कि बिना स्किल के हम ना तो लेबर से काम करवा सकते हैं, पूरा सेटअप, यदि कि वहाँ पे काम करने वाले जितने भी जो एम्प्लॉय हैं वो स्किल नहीं होंगे तो काम जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, अपनी अपनी स्किल के अंदर। और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उसी के थ्रू जो है ना उत्पादन की जो विधियाँ होती हैं, किस प्रकार से हम कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली ए फ्यू पीसेज विच आर मेड टू ऑर्डर। जैसे हम बात करें जो हाथों के द्वारा जो क्राफ्ट बनाए जाते हैं वो आदमियों के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, और कुछ पीसेज ही बनाए जाते हैं, सो द कॉस्ट ऑफ हाई। तो उनकी जो कॉस्ट होती है हाथ के द्वारा जो बनाई जाने वाली चीज़ें होती हैं उनकी कॉस्ट हाई होती है, बिकॉज वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, और उनके अंदर जो है ना
कम क्वालिटी के अंदर वो चीज़ों को हम बनाते हैं, ठीक है। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड, वहीं पे हम बात करें मास प्रोडक्शन की, सो मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी और स्टैंडर्डाइज पार्ट ऑफ ईच वर्कर परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेड, यानी कि रिपीटेडली, यानी कि अपने आप में हम क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत ही ह्यूज लेवल के ऊपर चीज़ों को बनाते हैं, किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। रैपिडली जो है चीज़ों को हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ों को कौन बनाता है, स्किल लेबर ही, स्टैंडर्डाइज जो लेबर होती है वही चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाती है। तो यहाँ पे मास जो प्रोडक्शन का मीन्स क्या है, हम बहुत ही लार्ज क्वांटिटी के ऊपर चीज़ों को बनाते हैं, तो उसी को अपने आप में क्या बोलते हैं, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, स्किल लेबर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम जब चीज़ों को कम लेवल के ऊपर बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट भी हाई होती है, और वहीं पे हम चीज़ों को मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट भी घट जाती है, और वहाँ पे हमें क्या करते हैं, वहाँ पे अर्निंग भी ज़्यादा होती है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल और मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो गया। फिर है दूसरा जो है मशीनाइजेशन, यानी कि कोई भी यदि हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें मशीनरी की नीड पड़ती है, यानी कि मशीनों के बिना जो है वो हम अपने आप में 100% काम नहीं कर सकते, यानी कि कुछ तो वर्कर काम करेंगे और कुछ जो है मशीन्स काम करेंगे। मशीनों के बिना जो है मास प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। जैसे मशीनाइजेशन रेफर टू यूजिंग गैजेट्स विद द अकम्प्लिश टास्क। ऑटोमेशन क्या होता है, देखो आज जितनी भी फैक्ट्री लगी होती है ना उनके अंदर ऑटोमेशन मशीन काम करती है, रोबोटिक जो है ना वो उसके थ्रू जो है कंप्यूटराइज जो है काम करवाया जाता है, उसी से जो है मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। पहले जो है ना जितनी भी जो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती थी वहाँ पे लेबर काम किया करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ जो है मशीनरी की नीड पड़ने लगी, और मशीनरी कैसी होने लगी, ऑटोमेशन, जो अपने आप ही स्वचालित जो है मानी जाती है, अपने आप से ही काम करती है। तो मशीनाइजेशन की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, विदाउट एड ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, यानी कि यहाँ पे जो ऑटोमेशन जितनी भी होती हैं उसके अंदर ह्यूमन की थिंकिंग की नीड यहाँ पे नहीं पड़ती। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे ऑटोमेशन की जो है नीड काफ़ी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मशीनाइजेशन है, मशीनरी जो है किसी भी मास प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं पे इसके अंदर हम क्या 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 शामिल करते हैं यहाँ पे, यानी कि जो आज की जो मशीनरी है वो अपने आप में एडवांस स्टेज के ऊपर है, ठीक है। द एडवांस स्टेज ऑफ मशीनाइजेशन ऑटोमेटिंग फैक्ट्री विद द फीडबैक्स एंड क्लोज्ड लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम वेयर द मशीन्स आर डेवलप्ड टू थिंक हैव शार्पन्स अप ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना एडवांस स्टेज के ऊपर मशीनाइजेशन जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है। वहीं पे पूरी जो कार्य प्रणाली है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गई, और कंप्यूटर इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। जैसे हम बात करें एआई की, तो आजकल जो है ना एआई के थ्रू जो है ना वो काम किया जाता है। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर गूगल के ऊपर जो चीज़ सर्च करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपके सामने रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे जो मशीनरी है वो कंप्यूटर कंट्रोल हो गई, यानी कि एआई का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ किया जाता है वो अपने आप में क्या है, किसी चीज़ को ऐसे दिखाता है कि वहाँ पर हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, और वो चीज़ को यानी कि किस चीज़ को शो करता है, ये अपने आप में ऑटोमेशन को शो करता है कि जो प्रेजेंट की जो मशीनरी है, प्रेजेंट में हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए ऑटोमेशन या फिर कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम की जो है वो काफ़ी नीड पड़ती है। इसके अलावा हम बात करें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब देखो समय के साथ जो है ना टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन होते हैं, नवाचार होते हैं, उनकी भी समय के साथ ज़रूरत पड़ती है। अब देखो इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते हैं थ्रू द रिसर्च, हम क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, और उनके थ्रू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर दी क्वालिटी कंट्रोल, हम क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है रिसर्च करते रहते हैं और टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। उसके एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इफ़िशियंसी, अब जो मास प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे जो वेस्ट बच जाता है तो उसको किस प्रकार से यूटिलाइज़ किया जाए, किस प्रकार से जो मास प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी, काम करने की जो क्षमता होती है, इफ़िशियंसी जो होती है वो अपने आप में परफेक्ट निकल के आए। और कम्बेटिंग पॉल्यूशन, किस प्रकार से पॉल्यूशन रहित किस प्रकार से हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे आजकल जो है ना
कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पे कार्बन इमिशन वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि वहाँ पे प्रदूषण, कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जो प्रदूषण या बहुत ज़्यादा फैलाती हैं, तो उसको किस प्रकार से रोका जा सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन लाते रहते हैं कि हम ऐसा मास प्रोडक्शन करें, ऐसी फैक्ट्री सेटअप करें जहाँ पे किसी प्रकार का कोई वेस्ट नहीं हो, वेस्ट निकले भी तो उसको अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, उसको यूटिलाइज़ किया जाए, और जो वर्क इफिशियंसी होती है काम की वो भी तरीके से हो, और वहीं पे हम पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर पाएँ। तो ये जो है समय के अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारे वर्ल्ड के अंदर चलते रहते हैं, इसकी भी हमें काफ़ी नीड होती है। इसके अलावा हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड दी स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, संगठनात्मक जो ढांचा होता है उसको किस प्रकार से हम एक अपने आप में सिस्टमेटिक तरीके से रखें। तो यहाँ पे हम मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। जैसे एक तो अपने आप में कॉम्प्लेक्स मशीन्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या करते हैं आजकल जो है ना, किसी भी फैक्ट्री को लगा तो लेते हैं लेकिन उसकी मशीनरी किस प्रकार से काम करती है वो अपने आप में क्या है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, तो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। यदि आप जैसे आपका मन है कि मैं इन फ्यूचर जो है कोई फैक्ट्री लगाकर चीज़ों को प्रोड्यूस करूं या फिर किसी भी चीज़ का मालिक बनूं, तो वहाँ पे आपको मशीनरी को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मशीनरी के साथ ही उसकी टेक्नोलॉजी, समय के साथ जो है टेक्नोलॉजी जो है मशीन जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो ये अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे यदि आप सोच रहे हो कि इन फ्यूचर में किसी प्रकार की कंपनी खोलूँ या चीज़ों को प्रोड्यूस करूँ, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि मशीनरी जो टेक्नोलॉजी होती है उसको जानना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया होती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अस्ट्रीम specialization and division of the labor for the producing more good and less effort and low cost। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एक तो अत्यधिक, यानी कि स्पेशलाइजेशन जो लेबर होती है उसको, लेबर को किस प्रकार से जो डिवीज़न किया जाए उसको काफ़ी जो है ना, ये अपने आप में काफ़ी जटिल माना जाता है। और इसका प्रयास करना कि अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना, वहीं पे कि हमें लेबर को कम कॉस्ट हम दे पाएँ और प्रोड्यूसिंग जो है ना गुड्स से ज़्यादा अर्निंग की जाए। हम किस प्रकार से लेबर को कम पे करके लो कॉस्ट रख के हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यानी कि मैटर हो गया है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन का पर्पज़ क्या होता है, हमें कॉस्ट को जो है वो लो रखना है, ठीक है, और हमें अर्निंग जो है, पैसे जो है ज़्यादा कमाने। तो आपको क्या करना है, ये अपने आप में एक्सट्रीम हो गया है स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ द लेबर, लेबर का विभाजन करना काफ़ी क्या है, एक्सट्रीम हो गया है, अपने आप में विशिष्टीकरण है कि हम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। वेस्ट कैपिटल, हम वेस्ट कैपिटल होती है कि अधिक जो पूंजी, किसी भी चीज़ के अंदर हम क्या करते हैं, अधिक पूंजी लगाते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ पे उतना ही प्रोडक्शन निकलेगा। तो ये जो है ना वेस्ट कैपिटल, जो अधिक पूंजी किस प्रकार से आधुनिक विनिर्माण की अपने आप में विशेषताएं रखती है। फिर है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की ज़रूरत होती है। तो संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। यदि आप जैसे मैनेजमेंट जो है आपका सही नहीं रहेगा तो आपकी जो प्रोडक्शन होती है वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा जाएगी, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो किसी भी चीज़ के लिए चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट नीड होती है। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, आपको जो है अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी भी काफ़ी नीड्स पड़ती हैं, जैसे HR वगैरह हो गया, या फिर आपके जो फैक्ट्री के अंदर वेरियस टाइप के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उनकी भी नीड यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी भी काफ़ी नीड होती है। तो जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ों की जो है वो विशेषताएँ हैं और अपने आप में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको क्या चाहिए, मशीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका नॉलेज होना चाहिए। लेबर का इस प्रकार से विभाजन करें कि उसकी लो कॉस्ट पड़े, वहीं पे अधिक पूंजी की रिक्वायरमेंट होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनकी भी नीड होती है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। वहीं पे हम बात करें
अब अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे अनइवन जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि जो आधुनिक जितने भी विनिर्माण के जहाँ पे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो मोस्टली जो है कुछ स्पेसिफिक जगह के ऊपर ही होता है, वो अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक रीजन के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे मैं बात करूँ, मेजर कंसंट्रेशन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन फ्यू नंबर ऑफ पैलेस, यानी कि जो आधुनिक जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है कुछ ही स्थानों पर सीमित है अपने आप में, ठीक है। दीज कवर लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया, यानी कि विश्व के अंदर हम बात करें तो जो सरफेस एरिया और स्थलीय भाग जो है वहाँ पे 10% से भी कम भूभाग पर जो है इसका जो है कवर एरिया देखने को मिलता है। यानी कि ऑल ओवर यदि हम फैक्ट्रीज़ की बात करें, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के 10% जो लैंड मास एरिया के ऊपर ये काम किया जाता है। दीज नेशंस हैव बिकम दी सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल पावर, तो यहाँ पे जो है ना यह देश आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के अपने आप में क्या बन गए हैं, सेंटर बन चुके हैं, ठीक है। राजनीतिक पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक का अपने आप में क्या बन गए हैं, सेंटर। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो वो अपने आप में क्या, उनके पास पावर भी ज़्यादा है और पॉलिटिकल पावर भी। देखो आज अमेरिका जो है ना वो महान क्यों बना, क्योंकि वहाँ पे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर की जाती है। तो अमेरिका जो है ना अपने आप में ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अपने आप में क्या है, एक सुपीरियर पावर बन चुकी है, ठीक है, जो हर किसी को काउंटर कर लेता है। तो ये अपने आप में इकोनॉमिक सेंटर भी है और पॉलिटिकल पावर भी उसके पास आ गई। तो हाउएवर इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरियाज कवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स आर मच लेस कॉन्फिशियस एंड कंसंट्रेटेड on much smaller areas than that of agriculture due to greater intensities of process। देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि कुछ क्षेत्र को ज़्यादा करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत स्पष्ट नहीं है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत क्षेत्रों पे, यानी कि देखो हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में 10% के ऊपर है, वहीं पे हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो उनसे एग्रीकल्चर सेक्टर उनसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। वहीं पे हम बात करें, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे बात करें फॉर एग्जांपल 2.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अमेरिकन कॉर्न बेल्ट यूजुअली इंक्लूड्स अबाउट 4 लार्ज फार्म एम्प्लॉइंग अबाउट 10 to 20 वर्कर्स सपोर्टिंग 50 to 100 पर्सन। अब देखो अमेरिका के अंदर यदि हम बात करें, देखो वर्ल्ड के अंदर 10% एरिया ऐसा है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काम किया जाता है, ये तो आपको बात समझ आ गई। अब एक बात ये और समझनी है कि वर्ल्ड के अंदर जितना एग्रीकल्चर किया जाता है उससे कम जो है ना मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अमेरिकन का जो मक्का पेटी जिसको बोला जाता है, कॉर्न बेल्ट मक्का पेटी जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पे क्या है, ये जो अमेरिका की मक्का पेटी है वो कितने 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में 4 फार्म होते हैं वहाँ पे। देखो 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वहाँ पे कितने हैं, 4, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कितने हैं, अमेरिकन कॉर्न बेल्ट यूजुअली इंक्लूड 4 लार्ज फार्म वहाँ पे बने होते हैं और वो काम कितने को देते हैं, 10 और 20 वर्कर्स को, ठीक है। यानी कि अमेरिका की जो श्रमिक काम करते हैं वहाँ पे 50 से 100 मनुष्यों को भरण पोषण वहाँ पे किया जाता है। लेकिन वहीं पे हम बात करें इतने क्षेत्र में अनेकों वर्ध समकालीन कारखाने को देखो जितना जो कॉर्न बेल्ट अमेरिका का इतना क्षेत्र में फैला हुआ 2.5 किलोमीटर में, इतने में बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जा सकती है। लेकिन वहाँ पे कितने आदमियों को जो मिल रहा है, 10 से 20 और 100 आदमियों को काम मिलता है। लेकिन वहीं पे यदि वहाँ पे हम क्या कर दें, इंडस्ट्री सेटअप कर दें, तो उनसे कहीं ज़्यादा जो है लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा। इसका पर्पज़ यही है।